जय हिंद किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी कुशल मंगल हों। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अजगैबी नाथ धाम अंचल का, यानी सुल्तानगंज अंचल। आप सभी को पता होगा कि सुल्तानगंज अंचल में अभी भ्रष्टाचार चरम पर। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे किसान कैफे में छापामारी किया था। वो क्यों किया था, इसका वीडियो बना करके मैंने दे दिया। हमें पता है आप लोग कि आज से 1.5 साल पहले ही सुल्तानगंज अंचल के अधिकारी रवि कुमार और कर्मचारी राकेश भारती के द्वारा 1 बीघा जमीन किसी व्यक्ति का दूसरे के नाम से दाखिल खारिज कर दिया और उसे पता नहीं था, क्योंकि जिसने अपने नाम से करवाया वह जमीन पर चढ़ने गया। जमीन इसके पास था, ये उपजा रहा था, खा रहा था। अभी जब सर्वे का समय आया, वो रसीद कटाने के लिए आया, तब पता चला कि यह तो 1.5 साल पहले ही इन्होंने जमीन गलत तरीके से दाखिल खारिज करा लिया। तो सभी किसान भाइयों से यह भी हम अपील करेंगे कि आप लगान रसीद कटाने में विलंब न। लगान रसीद हर साल हम सभी को कटाना चाहिए। 31 मार्च के बाद भूमि का 31 मार्च के बाद राजस्व विभाग का समझिए तो नया साल शुरू होता है। तो अभी तक आपने जितने भी रसीद कटाए थे 31 मार्च के पहले, वह सब आप गाना हो गया। अब आपको फिर से रसीद कटाना हो। तो सभी किसान भाइयों से मैं अपील करता हूं, आप लोग पुनः एक बार फिर अपना सभी रसीद कटा करके अपने जमीन को अप टू डेट रखें, क्योंकि ये जो घटना घटा, अगर वो लोग रसीद कटाते तो यह घटना नहीं। बहुत दिन से उन लोग का चूंकि जुमला था जमीन, इसलिए किसी ने रसीद नहीं कटाता था, जिसके कारण पता नहीं चल रहा था। क्योंकि 2021 से यह मोटेशन का प्रक्रिया चल रहा था और 4 बार रिजेक्ट होने के बाद 5वां बार में इन सभी ने गलत तरीके से दाखिल खारिज कर दिया। अगर यह पार्टी पहले से रसीद कटाता, उन्हें पता चल जाता कि हमारे जमीन को किसी ने दाखिल खारिज के लिए दिया हुआ, नहीं करने के बाद आज उसको यह अंजाम भुगतना पड़ रहा है। तो हो ना हो, आपके साथ भी घटना घट सकता है, इसलिए रसीद कटाना बहुत ही जरूरी है। इसलिए सभी किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप रसीद कटाने में विलंब नहीं कीजिए। और रसीद कटाने में कुछ ज्यादा पैसा लगता नहीं। अगर आप साल ब साल कटाते हैं तो आपको ज्यादा पैसा नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों, लोक शिकायत निवारण में यह वाद दायर किया गया है, जो सीओ रवि कुमार एवं कर्मचारी कमलेश रविदास के ऊपर यह मुकदमा दायर किया गया है। यह मुकदमा दायर करने का कारण है जो इसमें स्पष्ट लिख दिया गया है। उपरोक्त विषय के संबंध में सादर निवेदन है कि मेरे द्वारा दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन के लिए दिनांक 1/12/2024 को पहला आवेदन जिसकी टोकन नंबर इतना है एवं दूसरा आवेदन 2/12/4 को का टोकन नंबर इतना। सुल्तानगंज अंचल में दिए गए आवेदन की स्थिति निम्न प्रकार। किए गए आवेदन पर जो कार्रवाई किया गया है कर्मचारी के द्वारा, इसमें बताया गया है कि केवाला में खाता 52/99 खेसरा 782/553 दर्ज है, जबकि पंजी 2 में खाता 52 खेसरा 782 दर्ज। अतः अंचल अमीन प्रतिवेदन के पश्चात अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों बता दें कि इसमें इसने स्पष्ट साफ आवेदन में लिखा हुआ है कि इसमें अंचल अमीन प्रतिवेदन ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके बावजूद भी इसने फिर से मांगा। अगर कोई दूसरा पेपर मांगा होता तो उसका बात अलग होता, लेकिन जो पेपर दिया हुआ है वही पेपर को इसने फिर से मांगा गया। यानी पहले दिए गए पेपर का इसने बता रहा है कि वह पेपर यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसको फिर से मांगा गया है। दूसरा बात ये इम्पोर्टेंट जो सबसे देखने वाली गौर करने वाली बात यह है कि 52/99 खाता नंबर है और खेसरा 782/553 दर्ज। वहीं पंजी 2 का ये डिटेल बता रहा है कि खाता 52 खेसरा 782 दर्ज। तो देखिए इसमें भी 52 है और इसमें भी 782 है और पंजी 2 में भी 52 है 782। तो जब भी जो भी रजिस्ट्री सर्वे के समय होता है, सर्वे के आसपास होता है, यानी कहने का मतलब सर्वे के कुछ दिन, सर्वे होने के कुछ दिन के बाद अगर होता है तो उस पर क्या क्या होता है, तो कि सर्वे उसमें पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ रहता है। हर तरह से हर जगह अपडेट पेपर नहीं हो पाता है, हर रजिस्टर अपडेट नहीं रहता है, जिसके चलते उसमें कातिब ने क्या करता है, पुराना खसरा और नया खसरा दोनों को दर्ज किया जाता है। जैसा सरकार का भी ये सिस्टम है, इसलिए उसमें नया बटे पुराना कर दिया जाता है या पुराना बटे नया कर दिया जाता है, वही इसमें किया गया है। तो यह आम बात है, सभी को पता है। लेकिन जो रजिस्टर में दर्ज है उस रजिस्टर के अनुसार अगर यह खाता खसरा का मिलान हो रहा है
तो उसको उसके हिसाब से दाखिल खारिज कर देना चाहिए। लेकिन इन्होंने इसी को इशू बनाया, जबकि यह सरकारी सिस्टम है, सरकार के द्वारा ये मान्यता दिया गया कि इस तरह से इसमें लिखा जाता है, क्योंकि कार्तिक के द्वारा लिखा जाता है और रजिस्ट्रार के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया जाता है। और रजिस्ट्रार ने जब इसको एक्सेप्ट करके इसका केवाला बना दिया, फिर ये कर्मचारी कौन होता है कि रजिस्ट्रार के किए गए काम को चैलेंज करना। रजिस्ट्रार के एक भी काम को हल्का कर्मचारी को रजिस्ट्रार के द्वारा जितना भी काम किया गया उस काम को हल्का कर्मचारी के द्वारा कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसने उसको किया। इन लोग का इतना मनमानी है। दूसरा है, दूसरे पर किया गया है कि टेम्पोररी नंबर इतना है, टेम्पोररी नंबर इतना वाज फाउंड ओके ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, मतलब जांच के दौरान ओके पाया गया, सही पाया गया, जिसका केस नंबर इतना है। उसके बाद इसका म्यूटेशन केस नंबर इतना दिया जाता है। दोस्तों सभी को पता है कि अब जो सिस्टम सरकार ने नया लॉन्च किया है उसमें पहले जो आवेदन होता है उस वक्त एक टेम्पोररी नंबर मिलता है, उसके बाद आपका पेपर जांच में जाता है। जांच में जाने के बाद यानी यहाँ से जो अप्लाई होता है, कहीं कोई भी सीएससी सेंटर से जब अप्लाई होता है वह पहले सीओ के लॉगिन पर जाता है, सीओ उसको कर्मचारी के लॉगिन पर भेजता है उसको जांच करने के लिए, रजिस्टर 2 से मिलान के लिए। तो रजिस्टर 2 के जब मिलान के लिए भेजा जाता है तो कर्मचारी उसको रजिस्टर 2 से मिलान करके देखता है कि जो पेपर अप्लाई किया गया है वो रजिस्टर 2 से मिलान है या नहीं है, और यह मोटेशन के लायक पेपर है कि नहीं। मोटेशन के लिए जितना पेपर चाहिए सफिशियंट पेपर, इसमें पूरा पेपर है या नहीं। पूरा पेपर रहने पर ही एक्सेप्ट करेगा, अन्यथा उसको वहीं से वापस कर दिया जाएगा। ऐसा सिस्टम बनाया गया। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग अपने मनमानी हरकत से, अपने गलत हरकत से, अपने गिरा हुआ हरकत से अभी बाज नहीं आए। इसमें देख सकते हैं यहाँ ओके बताया गया है कर्मचारी कमलेश रविदास के द्वारा। ये जितना आपको दिखा रहे हैं ये जो अंचल में इस पर कार्य हुआ है जिस अधिकारी के द्वारा जिस डेट में, वही आपको मैंने लाइव दिखा रहा है। उसके बाद फर्स्ट हियरिंग देखिए, रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन म्यूटेशन थ्रू ऑपरेटर, उसके बाद इसका रिसीविंग निकाला जाता है। फर्स्ट हियरिंग होता है सीओ गरिमा लोहिया के द्वारा 30 दिसंबर 2024। उसके बाद फॉरवर्डेड कर्मचारी फिर से इसको कर्मचारी के पास भेजा जाता है 30 दिसंबर को ही। 30 दिसंबर को भेजने के बाद ये 16 जनवरी को यानी 16 दिन के बाद, चूंकि ज्यादा लेट हो गया, कर्मचारी का रिपोर्ट आता है महाशय विक्रेता मृत जमाबंदी रैयत का पुत्र है, क्रेता क्रय कर भूमि पर दखलकार है, प्रश्नगत भूमि भूदान भूअदबंदी आम व खास से मुक्त है, अतः आम व खास सूचना के पश्चात नामांतरण की कार्रवाई की जा सकती है। इसने अपने रिपोर्ट में लिखा कि दाखिल खारिज किया जा सकता है। उसके बाद इसको फॉरवर्डेड आरओ को किया जाता है। फॉरवर्ड आरओ को किया जाता है कर्मचारी कमलेश रविदास के द्वारा। उसके बाद आरओ 16 जनवरी को ही रिपोर्ट करता है कि महाशय राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन एवं आवेदक के द्वारा संलग्न दस्तावेज के अवलोकन तथा आम खास सूचना तामीलोपरांत अग्रेतर कार्रवाई हेतु अग्रसर है। इसने भी आगे बढ़ा दिया पेपर को आकाश कुमार के द्वारा, आरओ आकाश कुमार। उसके बाद फॉरवर्डेड टू आरओ एचसीओ आरओ आकाश कुमार। उसके बाद आम सूचना साइन किया जाता है 17 जनवरी सीओ गरिमा लोहिया के द्वारा। उसके बाद फिर खास सूचना भी साइन किया जाता है सीओ गरिमा लोहिया के द्वारा 17। ये आम व खास सूचना होता है जिसका एक पीरियड होता है 10-15 दिन का। उसमें ये देखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को इससे आपत्ति है तो वो आकर के आपत्ति करेगा और उसके बाद वो अपना पक्ष रखेगा। नहीं करता आपत्ति तो इसका दाखिल खारिज कर दिया जाता। 17 जनवरी के बाद फिर देखिए 17 फरवरी 2025 को ये आवेदक के द्वारा दिए गए ऑनलाइन आवेदन के संग संलग्न दस्तावेज सर्वे के पूर्व का है, अतः बात को अस्वीकृत की जाती है, यानी इसको रिजेक्ट किया जाता है। रिजेक्ट कौन करता है तो आरओ रवि कुमार के द्वारा इसको रिजेक्ट किया जाता है। फिर 17 फरवरी को ही दूसरा किया है ऑब्जेक्शन री हियरिंग रिमार्क। ठीक है, अब इसने देखिए सबसे पहला बात कि 17 फरवरी को इसने इसको अस्वीकार करने की अनुशंसा करता है। उसके बाद उसी दिन फिर इसने री हियरिंग किया जाता है। री हियरिंग करने का मतलब फिर से सुनवाई। दोस्तों सभी लोगों को पता है कि सुनवाई के कुछ दिन के बाद पुनः सुनवाई किया जाता है, उसमें समय मिला है, लेकिन इसने एक ही दिन दोनों किया, सुनवाई और पुनः सुनवाई फिर से क्या। इसमें लिखा हुआ री हियरिंग आवेदक के दिए गए ऑनलाइन आवेदन के संग संलग्न दस्तावेज सर्वे के पूर्व का, अतः वाद को अस्वीकृत की जाती है आरओ रवि कुमार के द्वारा। सब में वही चीज लिखा हुआ है। अब देखिए सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आपने एक बार अगर हियरिंग किया तो री हियरिंग के लिए उसको समय दीजिएगा आवेदक को,
जिसने ये अप्लाई किया है उसको कुछ दिन का समय दिया जाता है, उसके बाद उसको अपना पक्ष रखने का समय देता, वो अपना पक्ष रखता है, अपना जो भी पेपर है पेपर दिखाने का समय देता और उसको कॉल किया जाता और अपना वो पेपर दिखाता। लेकिन इसने कोई समय नहीं दिया और इसको अस्वीकृत कर दिया। इससे साफ पता चलता है कि इसने अपने मनमानी बाय जबरन इसको रिजेक्ट किया है। दूसरा नंबर ये आरओ है और आकाश कुमार भी देखिए यहाँ पर आरओ, जब इस आरओ ने इसको आगे बढ़ा दिया है तो फिर ये भी तो आरओ है रवि कुमार, इसने इसको रिजेक्ट कैसे किया जब दोनों एक ही रैंक के अधिकारी हैं। आरओ का मतलब होता है राजस्व अधिकारी। दोस्तों आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि आरओ रवि कुमार भी आरओ के पद पे ही बहाल हुए हैं, ये सीओ नहीं है। अंचल में सुल्तानगंज अंचल के सीओ शंभू शरण राय जब रिटायर हुए तो उस वक्त कोई नहीं थे, उस वक्त इसको प्रमोशन करके सीओ बनाया गया लेकिन है ये आरओ ही। लेकिन यहाँ पर सीओ लिखना था, लिखने में भी इसने मिस्टेक किया। या फिर अगर आरओ ही है तो आरओ ही ठीक, आरओ एज ए आरओ ने इसको रिजेक्ट किया है। लेकिन जब एक आरओ आकाश कुमार इसको आगे बढ़ाया और दूसरा आरओ रवि कुमार ने इसको रिजेक्ट किया, एक ही रैंक के दो अधिकारी और दोनों का अलग अलग रिएक्शन यहाँ सामने आ रहा है, तो इससे मुझे पता चलता है कि आपस में मतभेद भी है अधिकारी के अंदर। दूसरा बात, अगर ऐसा था कि ये सर्वे के पूर्व का, अगर ऐसा था कि सर्वे के पूर्व का ये केवला है और इसको रिजेक्ट किया जाएगा, इसका मोटेशन नहीं होगा, तो फिर इसको एक्सेप्ट क्यों किया गया? जिस समय कर्मचारी को जांच के लिए भेजा गया उस वक्त कर्मचारी ने इसको क्यों नहीं लौटाया? जब एक आवेदन दूसरा आवेदन भी लौटा देता, उस वक्त आवेदन को एक्सेप्ट किया और बाद में रिजेक्ट कर दिया। अब इसको फिर अब डीसीएलआर के यहाँ फाइल करना पड़ेगा। अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो कम से कम आवेदक को, किसान को डीसीएलआर के यहाँ तो नहीं जाना पड़ता, उसका परेशानी तो नहीं बढ़ता। लेकिन यहाँ पर जानबूझ करके इसके परेशानी को बढ़ाया गया है, जो कि आप साफ साफ दिख रहा। दूसरा नंबर, जब कर्मचारी ने इसको जांच किया उसके बाद इसको एक्सेप्ट करके केस नंबर दिया, आगे बढ़ाया, उसके बाद सभी अधिकारी ने इसको आगे बढ़ाया, तो किसी भी अधिकारी को पहले क्यों नहीं पता चला या ऐसा क्यों नहीं लगा कि ये मोटेशन होने के लायक नहीं है? क्या वहां सबके सब अधिकारी अंधे हैं या सबको मोतियाबिंद हो गया है? या कर्मचारी कमलेश रविदास है, क्या उसको मोतियाबिंद हो गया है? या फिर वो अंधा है? या फिर खुद से नहीं काम करके दूसरे से काम करवाते हैं? जो वहां बिना जानकारी के कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जो इस तरह का हरकत करता है? जितने भी जानकार अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो खुद से काम क्यों नहीं कर रहे हैं? या खुद से काम कर रहे हैं तो फिर इस तरह इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो रहा है? मान लीजिए अगर किसी भी स्कूल में किसी विद्यार्थी का एडमिशन होता है, एडमिशन उसका ले लिया जाता है, साल भर पढ़ाई भी उसका हो जाता है, और जब अंत में उसका फॉर्म भरने का समय आएगा, मैट्रिक का मान लिया एग्जाम आएगा, उस समय बोला जाएगा उसको स्कूल के टीचर के द्वारा या प्रधानाध्यापक के द्वारा कि तुम्हारा फॉर्म नहीं भरा सकता क्योंकि तुम्हारा उम्र ज्यादा है। तो उस ऐसी स्थिति में बताइए कि उस स्कूल से या प्रधानाध्यापक से सवाल करना बनता है कि नहीं बनता है? उस पर सवाल उठना चाहिए कि नहीं चाहिए? उसी तरह जब इसको पता था कि इसका नहीं होगा तो इसने इसको स्वीकृत क्यों किया? और ट्रेनिंग जो लिया जाता है या दिया जाता है सरकार के द्वारा, सबको समान रूप से ही दिया जाता होगा। सरकारी कानून जो भी है तो सबको समान, ऐसा तो नहीं कर्मचारी को अलग कानून बताया जाता है और सीओ आरओ को अलग कानून बताया जाता है जो कि कर्मचारी को पता नहीं है या कुछ आरओ को भी पता नहीं है या सिर्फ आरओ रवि कुमार को ही पता है। जब सभी सरकारी कर्मचारी हैं तो इस तरह का मतभेद क्यों दिख रहा है? अगर नहीं होने वाला तो शुरू में इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, और जब एक्सेप्ट हो गया तो इसको रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है? और रिजेक्ट कर रहा है तो आवेदक को, किसान को अपना बात रखने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है, अपना दस्तावेज दिखाने तक का भी मौका नहीं दिया जा रहा है। और सबसे बड़ा बात, एक ही दिन सुनवाई और फिर पुनः सुनवाई, एक ही बात को ये कितने बार सुनते हैं? जबकि कितना किसान वहां जाता होगा तो वो लौट के आता है। एक किसान को मिलने के लिए ऐसे अधिकारी से सप्ताह 10 दिन 15 दिन का समय लगता है, तब तो एक बार जाके मुलाकात होता है। और ये इतना फ्री बैठे हैं या बिजी हैं कि एक ही बात को एक ही दिन में 2 बार सुनवाई करते हैं। तो इतना बड़ा गिरा हुआ हरकत ऐसे कर्मचारी कर रहे हैं जिससे ब्लॉक का भी छवि खराब हो रहा है, सरकार को राजस्व की क्षति भी हो रही है। क्या लगता है कि ऐसे अधिकारी को कुर्सी पर बने रहने का अधिकार है? इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं ज्यादा इस पर नहीं बोलूंगा, आप लोग ही इस पर कमेंट करके बताएंगे कि इसे क्या करना चाहिए। अंत में इन्होंने लिखा हुआ है कि उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रथम आवेदन के मामले में
पुराने मामले में किसी भी तत्कालीन केवला के सर्वे के पूर्व का खाता एवं खसरा नंबर दर्ज किया जाता जो संलग्न दस्तावेज में अंकित है। यह समान ज्ञान की बात है। पंजी 2 में दर्ज संख्या के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। ये भी जानकार आदमी बुझा रहे हैं ताकि इस तरह का आवेदन इसमें लिखा हुआ और सही बात है। दूसरे मामले में आवेदित क्षेत्र किसी प्रतिबंधित या प्रावधानों से आच्छादित नहीं है। उपरोक्त दोनों मामलों में अंचल अमीन का प्रतिवेदन मानचित्र के साथ संलग्न है। देखिए दोस्तों, जो कर्मचारी ने मांग किया जिस पेपर का, वह पेपर इसने कह रहा है कि हम उसने लगा दिया। साथ ही दोनों भूभाग पर तब से आज तक यानी शुरू से अभी तक शांतिपूर्वक दखल है। मेरे स्वर्गीय पिताजी ने अंचल कार्यालय के इसी प्रकार के दुर्व्यवहार से तंग आकर दाखिल खारिज कराना छोड़ दिया था। इन्होंने कहा पूर्व में भी इनके पिताजी ने इसको दाखिल खारिज कराने के लिए दिए थे, लेकिन इस तरह के घटिया व्यवहार के कारण उन्होंने तंग आकर इसको दाखिल कराना ही छोड़ दिया। आज तक इसमें बदलाव नहीं आया है, जो कि उपरोक्त प्रतिवेदनों से स्पष्ट होता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अंचल कार्यालय के कार्यशैली से अशांति पैदा होती है एवं राजस्व की क्षति होती है। सही बात है बिल्कुल। दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो राजस्व की प्राप्ति होती है किसानों के द्वारा, पब्लिक के द्वारा सरकार को, उसी पैसे से इन लोगों को सैलरी मिलता है। अगर किसान नहीं भुगतान करेंगे लगान रसीद का, तो ये लोग रोड पर आ जाएंगे, भूखे मरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सरकार इसको पैसा देगा इन्हीं के पैसे से इनको सैलरी मिलता है और सरकार के राजस्व को ही इन लोगों ने रोक रखा है। संबंधित अधिकारी को पद पर बने रहना राज्य हित के लिए घातक। देखिए कितनी बड़ी बात कहा है कि संबंधित अधिकारी को पद पर बने रहना राज्य के लिए घातक है। जानबूझकर की गई गलत कार्रवाई अशोभनीय है। इतना बड़ा अंजाम इस अधिकारी पर लगा रहे हैं क्योंकि इसने कार्य ही कुछ ऐसा किया है। अतः अनुरोध है कि यथाशीघ्र इस पर संज्ञान लेते हुए मेरे अभ्यावेदनों पर यानी दोनों आवेदनों पर पुनः विचार किया जाए। इसके लिए श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। यह आवेदन लोक शिकायत में डाला गया है। इसके ऊपर परिवाद दायर किया गया है सीओ रवि कुमार और कर्मचारी कमलेश रविदास के ऊपर, क्योंकि एक में सीओ रवि कुमार ने गलती किया है और दूसरे में कर्मचारी कमलेश रविदास के द्वारा गलती किया गया है, क्योंकि उसमें जो पेपर उसने मांग किया है उस पेपर को रहते हुए उसने उस आवेदन को लौटाया है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि कितना बड़ा गड़बड़ छाला है यह सुल्तानगंज अंचल कार्यालय में। और यह एक मामला नहीं है, ऐसे कई मामले हैं। सीओ रवि कुमार, कर्मचारी कमलेश रविदास एवं एक और कर्मचारी हैं राकेश कुमार भारती, इन सभी के ऊपर कई मुकदमा दायर किया गया भागलपुर समाहरणालय में भी और लोक शिकायत में भी। ये लोग इतने घटिया वर्क कर रहे हैं, इतने गिरे हुए हरकत कर रहे हैं कि लोग सोच नहीं सकते। इन सब अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यह सब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम आप पर छोड़ रहे हैं, इस पर हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। और दोस्तों, चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, इस मुहिम में जुटे ताकि सभी लोग मिल करके ऐसे घटिया कर्मचारी और सीओ को सही दिशा में काम करने के लिए मजबूर कर सकें। जय हिंद। देखिए दोस्तों, सरकार के द्वारा बताया गया है बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जन जागृति भाग 2 यानी लोग को जागृत जागरूक करने का सरकार काम कर रहा है। और जो सरकार के द्वारा सिस्टम बनाया गया है, नियम बनाया गया है, उसको लोगों तक, पब्लिक तक, किसान तक पहुंचाने का काम कर रहा है। सरकार कोई भी पोस्ट या कोई पोस्टर या कोई सूचना ऐसे नहीं निकाल सकता। जो सिस्टम लागू रहता है उसी को सरकार निकालता है। साफ साफ लिखा हुआ है दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन के आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार होते हैं। इसके लिए आपको किसी भी पदाधिकारी या कर्मी से मिलना आवश्यक नहीं है। ऑनलाइन आवेदन पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in पर स्वयं अथवा कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC के माध्यम से करें। आवेदन करते समय अपने मोबाइल का ही नंबर डालें ताकि विभाग द्वारा भेजी जाने वाली सभी सूचनाएं आप तक पहुंच सके। दाखिल खारिज आपका अधिकार है, बशर्ते आपके विक्रेता की ऑनलाइन जमाबंदी में सभी सूचनाएं सही ढंग से दर्ज है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात अंत में लिखा हुआ है कि दाखिल खारिज आपका अधिकार, यानी हर किसान का वो अधिकार है जिसने जमीन खरीदा हुआ, तो दाखिल खारिज कराना अनिवार्य भी है और उसका अधिकार भी है। इसमें कोई भी सीओ या कर्मचारी या आरओ आनाकानी नहीं कर सकते हैं उसको यह कार्य करने के। दूसरा बात साफ लिख दिया है
कि इसके लिए आपको किसी भी पदाधिकारी या कर्मी से मिलना आवश्यक नहीं। जब सरकार स्पष्ट बोल रहा है कि किसी भी सीओ या कर्मचारी से नहीं मिलना है इस कार्य के लिए, दाखिल खारिज कार्य के लिए, तो क्या यह सीओ और कर्मचारी जो अंचल में कर रहे हैं यह सही कर रहे हैं, या तो यह सरकार का जो सूचना निकाला गया है सूचना गलत, या फिर यह कर्मचारी और सीओ जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं वह गलत है। इतने साफ शब्दों में सरकार जब बता रहा है, पब्लिक तो इसी पर के आधार पर चलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी सीओ और कर्मचारी बाज नहीं आ रहे हैं। वो अपने गिरे हुए हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। वो हमेशा जो पहले से करते आ रहे हैं उसी को दोहराना चाहते हैं, जबकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी पदाधिकारी या कर्मी से मिलना आवश्यक नहीं है। यानी कर्मचारी और सीओ से किसान या पब्लिक का संपर्क पूरी तरह से खत्म कर दिया, और आवेदन जितना भी अप्लाई होगा वह सीएससी सेंटर से ही होगा। ब्लॉक में या अंचल में आपका आवेदन भी अप्लाई नहीं होगा। और दोस्तों, आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि इस बिहार सरकार ने अंचल के सारे कार्य के लिए सीएससी को प्राधिकृत कर दिया है, यानी उनका सारा काम सीएससी से ही होगा। किसी भी पब्लिक को, किसान को आप ब्लॉक जाने का जरूरत नहीं, टोटल काम आपका यहीं से होगा। और यहाँ से और सीएससी के द्वारा जो अप्लाई किया जाएगा उसी पर उसको काम किया जाना। वह किसी भी व्यक्ति को बुला करके परेशान नहीं कर सकता है और कोई गलत डिसीजन नहीं ले सकता। लेकिन इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि कैसे कर्मचारी और सीओ दोनों अपने गलत व्यवहार से दूरी नहीं बना रहे, वो बार बार गलत ही कर रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, वह जन जागृति भाग 2 था और यह जन जागृति भाग 5। इसमें भी साफ लिख दिया है कि ना किसी कार्यालय के चक्कर लगाएं, ना किसी पदाधिकारी या कर्मी से मिले। लेकिन क्या लगता है कि इस तरह का कर्मचारी और सीओ जब तक पद पर बने रहे, जब तक कुर्सी पर जमे रहेंगे, क्या सरकार का यह योजना सफल हो पाएगा? सरकार ने तो लिख दिया है कि ना किसी कार्यालय के चक्कर लगाएं, ना किसी पदाधिकारी या कर्मी से मिले, यानी ना तो कर्मचारी या सीओ से मिलना है, ना ही आपको अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना। लेकिन जिस तरह का कार्य अंचल कार्यालय के द्वारा किया जा रहा है, अंचल अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है, क्या लगता है आपको कि इस तरह से सरकार के जो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, क्या यह पब्लिक को फायदा इसका मिलेगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्या यह जो सरकार ने निकाला है, क्या यह सही निकाला है या गलत निकाला है? और कर्मचारी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? सरकार के द्वारा किया गया प्रयास क्या सफल हो पाएगा जब तक इस तरह के कर्मचारी और सीओ पद पर बने रहेंगे? साफ लिखा है, विभाग की सभी सेवाएं और जानकारियां आप ऑनलाइन आपके मोबाइल या कंप्यूटर पर उपलब्ध है। लेकिन ये रहने से क्या होगा, जो अंचल में कर्मी बैठे हुए हैं वो अगर ईमानदारी से काम करेंगे तभी तो ये सफल होगा। जब तक वो ईमानदारी से काम करेंगे नहीं तो कितनों भी सूचना निकाल दीजिए, पोस्टर निकाल दीजिए या लोगों को जागरूक कीजिए, पब्लिक को तो परेशान होना ही पड़ेगा। बेटा, तुम्हें छुट्टी नहीं मिल रही है और जमीन सर्वेक्षण का कार्य भी हमारे गांव में चल रहा है। मैं कैसे अकेले बार बार अंचल कार्यालय जाऊंगी? हाँ माँ, मुझे पता है, लेकिन अब परेशान होने की कोई बात नहीं है। भूमि सर्वेक्षण के लिए न तो आपको अंचल कार्यालय जाने की जरूरत है ना मुझे छुट्टी लेने की। अच्छा, वो कैसे? भूमि सर्वेक्षण का सारा काम अब ऑनलाइन उपलब्ध है। इसके लिए मुझे बस वेबसाइट https://dlrs.bihar.gov.in पर जाना होगा और स्वघोषणा एवं वंशावली जमा करनी होगी। हमारा काम मिनटों में हो जाएगा। अच्छा, तो तुम वहीं से ये काम कर सकते हो? हाँ माँ, बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए।